आदाब डॉक्टर। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ डॉक्टर सरिता मौजूद है जो कि आपके पूछे हुए सवालों का जवाब देंगी। और हर दफ़ा की तरह आज का फिर एक दफ़ा उन्वान है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी सवाल आपके जहन में है, जो भी सवाल और मसलों से आप गुजर रहे हैं और आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 040-233-13820। हमारा एक और नंबर है 040-233-13380। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश कर रहे होंगे। इन्हीं नंबरात के जरिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम मसलों का हल आप डॉक्टर से पा सकते हैं। याद रखिए हमारा मौजू हर दफ़े की तरह आज एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी है। डॉक्टर सरिता वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और इनफर्टिलिटी के मौजू पर आपसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर सरिता, हम आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे नए नाजरीन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी इनफर्टिलिटी है ये दरअसल है क्या? जनरली इनफर्टिलिटी बोलते ही साथ लोग यही सोचते कि प्रेगनेंसी अगर नहीं आए तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि सभी कपल्स इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुजर रहे या नहीं गुजर रहे। यानी शादी होने के बाद एक 1.5 ईयर तक भी अगर कोई बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शंस अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो ही उन लोग सोच सकते कि उन लोग कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, शायद वो इनफर्टिलिटी। जनरली फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की वजह होगा या साइकिल्स में इरेगुलरिटीज रहना या मेल्स की तरफ में में कुछ कमी रहना, ये दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर रहा तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुजर रहेंगे बोल के उन लोग सोचना चाहिए। यानी कपल्स के देखते ही साथ इन लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे बोल के कोई भी नहीं जान सकते। यानी रेगुलरली ट्राई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद ही वो अपने को पता चलेगा। क्या ये कहना सही होगा डॉक्टर सरिता कि आजकल के मॉडर्न एरा को देखते हुए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गई है और क्या वजह है इसकी? जनरली देखिए, आजकल के मॉडर्न ज़माने अगर देखा गया या आजकल के नवडेज अगर देखा गया तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ जा रही है। लेकिन ये नहीं कि आजकल के जनरेशन्स जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे या स्ट्रेसफुल लाइफ जो लीड कर रहे, जो भी कपल्स हो या जो भी मेल्स हो फीमेल्स हो, स्ट्रेसफुल लाइफ या जो भागदौड़ जो करियर ओरिएंटेड के लिए जो भागदौड़ कर रहे, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ भी जा रही है। लेकिन ये भी एक है कि पिछले ज़माने में कोई भी बाहर नहीं आते थे, यानी अपने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, शायद हो सकती है, या डॉक्टर्स के पास जाएंगे या विजिट करेंगे, वैसे भी उन लोग नहीं सोचते थे। मेनली मेल साइड्स अगर देखा गया तो यानी अगर वो कपल्स इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से या बच्चा नहीं है वो प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे होंगे तो फीमेल्स को ही मेनली दोष ठहरा देते थे। यानी सेकंड मैरिज करना या कुछ अदर ऑल्टरनेट्स यूज़ करना वैसे करते थे। लेकिन नाउडेज ये है कि कपल्स में भी उतना एजुकेटेड भी हो गया, आजकल बाहर भी आ रहे लोग, चाहे वो मेल्स हो या शायद वो फीमेल्स हो, अपने में कुछ प्रॉब्लम है क्या देखने के लिए बाहर आ रहे और वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के बाद डॉक्टर्स के पास जाके उसके इलाज के लिए भी फॉरवर्ड आ रहे हैं। वही आपकी बात में यही सवाल निकल के आता है डॉक्टर सरिता कि जो हमारी सोसाइटी है वो कहती है कि इनफर्टिलिटी एक औरत की प्रॉब्लम है, इट्स अ वुमेन्स प्रॉब्लम। जी, क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगी? ये बहुत गलत फहमी है। जब एक कपल इनफर्टिलिटी से गुजरे, शायद यानी फीमेल्स की तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो फीमेल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी। यानी जैसे प्रेगनेंसी आने के लिए औरतों यानी फीमेल्स की तरफ से साइकिल्स रेगुलर रहना जरूरी है। बस साइकिल्स एक ही रेगुलर होगा तो नहीं होगा, उसके तरफ से यानी एग रिलीजिंग भी ठीक से होना चाहिए। जब एग रिलीजिंग ठीक से हो रहा है, अंदर ट्यूबल फैक्टर्स कुछ है क्या वो भी देखना होगा। अगर ट्यूब्स ही सब कुछ अगर जब नॉर्मल है तो अनहेल्दी कंडीशंस या इन्फेक्शंस कुछ है क्या, वो दैट इज फ्रॉम द फीमेल साइड। और वैसे ही मेल्स के तरफ जैसे फीमेल्स के तरफ साइकिल्स रेगुलर रहना, एग रिलीजिंग रहना जरूरी है, मेल्स के तरफ से काउंट नॉर्मल रहना। यानी 60 मिलियंस काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी अगर रहा तो ही मेल्स की तरफ शायद ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी आने के लिए। यानी दोनों तरफ प्राइमरीली ये कंडीशन सब कुछ फुलफिल अगर है तो मे नॉट बी एनी प्रॉब्लम उनके तरफ से। अगर ये नॉर्मल रहने के बावजूद भी उन लोग इनफर्टिलिटी से अगर गुजर रहेंगे तो कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है। राइट ओके नुसरत जी हाँ, आपका प्रोग्राम यहाँ पर आदाब डॉक्टर चल रहा है और इनफर्टिलिटी मौजू पर डॉक्टर सरिता ने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और इसके हवाले से कोई भी सवाल आज डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन, पहली कॉल हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी आदाब डॉक्टर। हेलो जी आदाब डॉक्टर। आदाब जी, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। जी, मेरा नाम है अलमास खान। जी, मुझे ये जानना था कि मेरी अभी प्रेगनेंसी रुकी हुई है और मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ। तो आजकल मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे एबनॉर्मल हो रहे हैं, बहुत सारे, हमारी फैमिली में भी 2 केसेस ऐसे हुए। तो बच्चों
तो इसके लिए मुझे क्या केयर करना चाहिए थायराइड से बचने के लिए, और किस तरीके से मतलब खाने पीने का टाइम टेबल रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए? श्योर, हम जरूर आपको बताएंगे। मैम अगर हो सके मुमकिन तो प्लीज जरा अपनी एज आप बताइए, क्या है? जी 38। और मुझे अभी डॉक्टर ने एनोमेली स्कैन के लिए बोला है, तो वो क्या है वो मुझे बताएंगे जरा? जी कौन सी स्कैन बताए थे आपको? एनोमेली। ओके, कुछ फीटल एनोमेली का स्कैन बताए थे। और अभी जो प्रेगनेंसी आपको आई थी ये नेचुरली था या कोई दवाई के जरिए मैडम? ये दवाई मैं फोलवाइट खा रही थी, प्रेगनेंसी। आपका माहवारी बिल्कुल ठीक ही था क्या? हाँ ठीक। ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या? नहीं, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, वो भी गैप के बाद, 13 साल के गैप के बाद। अच्छा। 3 अबॉर्शन हो चुके हैं। अच्छा। और 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। और अभी आपका 5th मंथ है। देखिए मैडम, थायराइड और आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखती रहती हूँ, आप हमेशा जो सजेशन बताते हैं आप मुझे, मैं उसको फॉलो करती हूँ जी। अलमाज बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये थायराइड के बारे में जरा प्लीज बताइए। जरूर डॉक्टर साहिबा मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में और आपकी जरूर मदद करने की पूरी कोशिश करेंगी। अलमाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी डॉक्टर सरिता आप? देखिए मैडम, आप अभी जो थायराइड के लिए जो दवाई ले रहे हो वो अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। थायराइड रहने के वजह से कुछ डेवलपमेंटल अबनॉर्मैलिटीज, जैसे आपके फैमिली में आपने बताए थे कुछ अबनॉर्मल बच्चे पैदा हुए, जनरली वैसे डेवलपमेंटल अबनॉर्मैलिटीज या अबनॉर्मल बच्चे पैदा होने के लिए इंटरनल कॉजेस यानी फैमिली हिस्ट्री से जो सिफिलिटिक कॉजेस कैरी ओवर होते हैं उसका ही मेन रीजन होगा। पहली ये बात है कि अभी आप प्रेग्नेंट हो एट प्रेजेंट, तो कुछ होगा या क्या होगा वो टेंशन बिल्कुल आप मत लीजिए। टेंशन की वजह से अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का चांसेस तो बहुत सारे ही होगा अभी। और रही बात आपका फूड का, तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में यानी ज़्यादा एक ही बार लोड मत कीजिए मैडम। फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा सभी हेल्दी डाइट आप ले सकते हो। डाइट के रिलेटेड अबनॉर्मैलिटी कुछ भी नहीं होगा, इंटरनल हिडन कॉजेस की वजह से ही होगी। शायद ही आपका ये प्रेगनेंसी हेल्दी कंटिन्यू होगा, कुछ होगा बोल के टेंशन तो आप मत लीजिए, ये प्रेगनेंसी हेल्दी आपको रहेगी। उम्मीद करते हैं डॉक्टर अज़मा, डॉक्टर सरिता ने आपके मसले का हल बताया है और काफ़ी हद तक आपको मदद महसूस हुई है। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। खुशामदीद जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं? नाजिया, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी नाजिया फरमाइए। जी मेरे को वैसा अंडा नहीं हो रहा, उल्टी हो रहे थे, तो मैडम को पूछना था क्या प्रॉब्लम है। जी मेरे को एक लड़का है 5 साल का। ओके माँ, अभी आपका 5 साल का लड़का है ना, ये जो पहले बच्चे आपको हुआ था वो नेचुरली था क्या या कोई दवाई के जरिए? ट्रीटमेंट से हुआ था। जी दवाई के जरिए। हाँ। आपने किस वजह के लिए दवाई ली थी? माहवारी ठीक से नहीं हो रहा था क्या आपका? नहीं मैडम, अभी बच्चे लोग को बोल के इंजेक्शन लिए थे। अच्छा, तो आपको पहले बच्चा हुआ, अभी भी अंडा नहीं बन रहा है आपने? नहीं बन रहा, क्या प्रॉब्लम है? और माहवारी कैसे होती है अभी आपका? नहीं, रेगुलरली है। रेगुलरली हो रहा है। देखिए मैडम, आप पहले बच्चे के लिए भी दवाई लिए थे और अभी भी आपको हेल्दी एग्स नहीं आ रहे, तो आप दवाई लेने का कोशिश करें। जनरली देखिए माहवारी जब ठीक से हो रही है तब 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके एग रिलीज होना चाहिए, तभी वो एक प्रेगनेंसी आने के लिए यूजफुल होगा। इनमें एग रिलीज नहीं हो रहा है, यानी एग रिलीज होने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए यानी FSH LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर हो तो ही एग रिलीज ठीक से होने का चांसेस होगा। दवाई के जरिए वो हार्मोन्स फुलफिल करके वो एग आए तो भी उतना हेल्दी नहीं होगी, क्योंकि वो हार्मोन्स जो कॉज की वजह से इनके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बाहर से दवाई लेने के बावजूद भी वो कॉज वैसे ही अंदर रहेगी। इसके लिए जो भी एग आएगी वो उतना हेल्दी नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। इनमें ये हार्मोन्स क्यों रिलीज नहीं हुआ, कहाँ से ये हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए, वो पार्ट्स ठीक से काम नहीं करने की वजह से वो हेल्दी ऑर्गन्स उसमें हेल्दी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा। उस कॉज को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। जब वो एनहांसमेंट ठीक से हो जाएगी तब हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी ओव्यूलेशन होकर हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस है। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद इस तरह से नाजिया की है डॉक्टर साहिबन, और इंशाल्लाह आपको आराम ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं जी ज्वाइन, बढ़ाते प्रोग्राम को आगे। एक और कॉलर को सुनते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मानसी दास बोल रहे हैं उड़ीसा से। मेरा एक्चुअली ट्यूब ब्लॉकेज है और सब कुछ नॉर्मल है। मेरा 26 एज है। मैंने अभी रिसेंटली 1 मंथ में मैंने टेस्ट टू बेबी IVF ICSI का प्रोसीजर किया था, लेकिन मेरा फेलर हो गया। एम्ब्रियो था, डेवलप हुआ था, उसका 10 पॉइंट डेवलप हुआ था, लेकिन उसके अंदर उसका डेथ हो गया, डॉक्टर बोले। फिर
को निकाला, तो ऐसे क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट स्टेप करने के लिए क्या एडवाइस देंगे मुझे, और क्या प्रोसीजर है, क्या प्लानिंग हम करे करने के लिए। मेरे 8 साल हो गया शादी को। ओके, तो क्या आप बताइए। पूरी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने सुनी है और हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहिएगा, आपके इस प्रॉब्लम का हल अभी बताती हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर सरिता, सुना आपने, क्या कहेंगी जी आप? मैडम, आप इक्सी जाने के लिए वजह क्या थी? आपके हस्बैंड का काउंट कैसे था मैडम? उनका बिल्कुल 75 है, मुला के उनका नॉर्मल कुछ काउंट प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, मेरा आप ही ट्यूब ब्लॉकेज है। जी, ट्यूबल ब्लॉक्स आपने बताए थे ना प्रीवियसली, कुछ टीबी हिस्ट्री ऐसे कुछ था क्या आपको? नहीं, सब कुछ मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। बस प्रोलैक्टिन है वो थोड़ा सा हाई था, तो उसको वीकली दे करके वो भी अच्छा, उसको भी वो नॉर्मल भी हो गया था। बस 12 पॉइंट उसका ज्यादा था, तो नॉर्मल हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों जी हुआ नहीं ये समझ में नहीं वो आया। करने के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी हेल्दी क्यों नहीं आए बोले तो देखिए, ट्यूबल ब्लॉक्स है आप में। ट्यूबल ब्लॉक्स होने की जो वजह है, जनरली ट्यूबल ब्लॉक्स होने के लिए ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज या इन्फेक्शंस रहने की वजह से ही आप में ट्यूबल ब्लॉक्स होगी। आपने वो इन्फेक्शंस को क्लियर करने का कोशिश नहीं करे, बाहर किसी के जरिए फर्टिलाइज करके वो एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करने का कोशिश करे। लेकिन जो ब्लॉक्स होने का जो कॉज होगा या जो इन्फेक्शन होगा, वही ट्यूब्स तक तो नहीं होगा ना, वो कम्प्लीटली आपके ब्लड में होगा। वो इन्फेक्शन रहने की वजह से फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आप में नहीं होगा। और वैसे भी आप में प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हाई था, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन कब बढ़ेगी? जनरली फीमेल्स में प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ना चाहिए। यानी बिफोर प्रेगनेंसी ये हार्मोन बढ़ रहे हैं, यानी आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। ये इम्बैलेंसेस जो भी है आपने कम्प्लीटली आपके बॉडी में से क्लियर नहीं करे, इस वजह के लिए आपको हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी मैडम। होम्योपैथी ट्रीटमेंट का जरिया आपका ट्यूबल ब्लॉक्स होने का जो भी वजह है उसको दवाई के जरिया क्लियर करते। वो क्लियर करने के बाद आपका ब्लॉक्स जो भी है विदाउट एनी सर्जरी, नॉर्मली मेडिकेशंस के जरिया वो ब्लॉक्स खुल जाएगी, तब आपको हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस, यानी विदाउट एनी IVF या विदाउट एनी इक्सी नेचुरल प्रेगनेंसी आपको आने का चांसेस होगा। इस तरह का बहुत सारे केसेस को हमारा क्लिनिक्स में हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो कॉजेस क्लियर होके नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए हुआ केसेस है। हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। जी हाँ, डॉक्टर सरिता अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं आपके पूछे हुए सवालों का जवाब देने के लिए। लाइव ऑन एयर आप हमें कॉल कर रहे हैं और हम एक दफ़ा तमाम अपने नाज़रीन को फिर बता दें कि यहाँ पर सवालात पूछे जा रहे हैं। मौजू है हमारा इनफर्टिलिटी। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन नंबरात के ज़रिए। हमारे नंबर्स हैं 040233133820 या फिर 040233133820। डॉक्टर सरिता, एक और सवाल इनफर्टिलिटी के हवाले से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अक्सर लोग जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो बताते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास गए, सारे टेस्ट उन्होंने करवाए, सब पॉजिटिव आए, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आए और उन्हें जवाब मिला अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। क्या चीज़ ये होती है और इसकी क्या वजह है? देखिए, जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बाद अगर लिया गया तो जब सब कुछ नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी नेचुरली आना चाहिए, यानी नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह तो है उनमें, यानी इंटरनल हिडन कॉजेस या इंटरनल हिडन इन्फेक्शंस और एल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो आजकल यानी प्रॉब्लम जो कपल्स फेस कर रहे हैं वो उन लोग के अलावा दूसरे सभी लोग, यानी दैट इज़ वन ऑफ द मेन सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम के वजह से उन लोग जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से भी इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंसेस होके भी नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस कमी हो जाएगी। यानी मेनली होम्योपैथिक अप्रोचेस कैसे होगा, उनमें वो प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करके उनमें एनहांसमेंट के लिए ट्रीटमेंट देना रहेगा। यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंसिडर करके ही कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होगा होम्योपैथी के जरिए। जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में अगर इन्फेक्टिव कॉजेज देखा गया तो अनहेल्दी कंडीशंस जैसे टॉर्चन जैसे वायरल इन्फेक्शंस, मेनली हमारा जो डॉक्टर चैतन्यास क्यूर क्लिनिक में है, इनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटीज में भी इन्फेक्शंस यानी मेनली टॉर्चन जैसे वायरल इन्फेक्शंस या स्ट्रॉन्ग सेफ्रिटिक कॉजेस को कंसिडर करके ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस मोर देन 80% तक है। यानी इन्फेक्शंस को इतना एफिनिटी है जो सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी प्रेगनेंसी आने के लिए चांसेस कमी होगा। अगर जब प्रेगनेंसी भी आएगी तो मिस्ड अबॉर्शंस होने का चांसेस होगा। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस हुआ तो भी विथ दिस इन्फेक्शंस कुछ अनडेवलपमेंटल फैक्टर्स या कुछ डेवलपमेंटल कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज के जरिए बच्चे पैदा होने का भी चांसेस होगा। यानी अंडर इंटरनल हिडन कॉजेस को क्लियर करे तो ही नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस रहेंगे। करेक्ट। डॉक्टर सरिता, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं शामिल, इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं जी। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो,
हेलो। उम्मीद करते हैं हमारे साथ जी कॉलर इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। बताएं कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, क्या है आपका नाम? हेलो। हेलो जी फरमाइए, क्या है आपका नाम, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी सी आवाज़ अपनी ऊंची करके बात करें, आपकी आवाज़ बहुत क्लैरिटी से नहीं आ पा रही है जी हम तक। क्या नाम बताया आपने? रेशमा। रेशमा। ओके रेशमा, कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से। रेशमा माजरा चाहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत बिल्कुल हम तक साफ क्लैरिटी तक नहीं, क्लैरिटी से पहुंच नहीं पा रही है। ओके ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप हमसे रब्ता करने की कोशिश करें नंबरात के ज़रिए, और जो भी इनफर्टिलिटी के हवाले से आपके जहन में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप डॉक्टर से पूछेंगे और उनका हल वो पूरी कोशिश कर रही हैं आपको देने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जी हाँ ज्वाइन हो चुके हैं, इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ, या गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। नाम प्लीज़ बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम समीम है, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। खुशामदीद, फरमाइए। हाँ, मेरी एक लड़की है, वो 21 साल की है। वो थोड़ी मेंटली थोड़ी इफेक्ट है उसकी। वो पीरियड में बहुत इरेगुलर होती है, थोड़ी 10-15% प्रॉब्लम वाली है। तो वो उसको पीरियड बहुत इरेगुलर होता है, बाकी उसको कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। okay. 2-3 महीने नहीं आती, फिर आती है तो आती है, बाकी बहुत टाइम हो जाता है। कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ, अभी बहुत टाइम से ऐसा ही होता है। शुरू में आती थी बराबर, अब तो बहुत टाइम से ऐसा ही होता है, आती नहीं है बराबर से। नहीं, कोई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी कोशिश की जाएगी। प्रॉब्लम का हल आपका बताएंगी डॉक्टर। यानी उनको जब पहली माहवारी होती है वो नेचुरली था ना मैडम? हाँ जी, पहली बार तो ठीक हुआ था, उसके बाद से इनमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, थोड़ा मोड़ा हुआ था। हाँ, यानी वो कुछ पढ़ रहे हैं क्या? वो कैसे उनका मेंटल स्टेटस कैसे रहते हैं? कुछ प्रॉब्लम है बता रहे आप? हाँ, वो मैंने 9 साल वो स्टीरॉइड लिया था। अच्छा। 9 महीने। अच्छा। स्टीरॉइड लिया था, नहीं तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये स्टीरॉइड है। डॉक्टर ने ऐसे ही दे दिया था। अच्छा। तो वो थोड़ी माइंड इफेक्ट आई है उसको। अच्छा, महावारी तो पहली बार नेचुरली हुआ था और हार्मोन्स चेक में आपने कुछ नेचुरली हुआ था, लेकिन वो 14 साल बाद हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा, 14 साल बाद हुआ। मेरी वो पहली लड़की है ना, उसको 11 साल में हो गया था। अच्छा, देखिए मैडम, अभी इनमें जो प्रॉब्लम है, जो महावारी ठीक से इनके नहीं हो रहा है, यानी महावारी ठीक से होने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए इनके बॉडी में, जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, इनके ग्रंथ से नॉर्मली रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इनमें प्रोड्यूस होना चाहिए। वो ग्रंथ ठीक से काम नहीं कर रहे तो ये हार्मोन रिलीज उनके बॉडी में नहीं हो रहे तो महावारी 3 महीने में, 4 महीने में, या दवाई लिए तो उनमें आ रही है। ये ग्रंथ क्यों ठीक से प्रोड्यूस ये हार्मोन्स को नहीं कर रहे, उस कॉज को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। इनका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, यानी जो मेंटल डिरेंजमेंट्स इनमें है, जो बचपन से लेके अभी तक जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स है, उस कॉजेस को सभी को कंसिडर करके इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए उनका मेंटल कंडीशंस भी थोड़ा बहुत ठीक होने का चांसेस हो सकती है मैडम। आप डेफिनेटली हो सके तो उनका पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया है। हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं जी ज्वाइन। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हाँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ जी। हाँ, मेरे शादी को अभी 3 साल अपना नाम प्लीज अपना नाम बताएं। अनीता। जी अनीता, फरमाइए। हाँ, मेरे शादी को 3 साल हुए और मेरे दोस्त प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो मेरे 2 साल पहले लेप्रोस्कोपी हुई थी, उसमें ट्यूब बराबर ओपन है और PCOD का प्रॉब्लम बताया था। हाँ, तो मुझे 12 साल पहले TB हुआ था, छाती का, चेस्ट का, तो उसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्या यूट्रस में? ये मुझे पूछना था मैडम से। आपका सवाल डॉक्टर तक पहुंच चुका है, वो पूरी मदद करेंगी, आपको जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हाँ, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। जी मैडम, आपने PCOD के लिए आपने लैप्रोस्कोपी करवाई थी ना मैडम, तो आपका महावारी कैसे चल रही है? नॉर्मली है क्या? रेगुलर है मैडम, पहले रेगुलर है। अच्छा, ट्यूब्स तो ठीक ही था जब आपने लैप्रोस्कोपी करवाए थे? अच्छा, ट्यूब्स तो ओपन है। TB के लिए आपने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लिए थे क्या? हाँ, TB के लिए लिया था मैंने, पूरा कोर्स लिया था। अच्छा। और हाँ,
देखिए मैडम, जब आपने लैप्रोस्कोपी के जरिए जो भी पीसीओडी कंडीशंस आप में दिख रहे हैं उसको बस क्लियर करने का कोशिश करें। लेकिन पीसीओडी आने के लिए मेन रीज़न, यानी नॉर्मली साइकिल्स जब रेगुलरली आप में हो रही है तो 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके आप में एग रिलीज होना चाहिए। वैसे 18 mm साइज नॉर्मली डेवलपमेंट होके एग रिलीज होना बोले तो उसका रिलेटेड हार्मोन्स जो भी है FSH LH हार्मोन्स आपके बॉडी में 3:1 रेशो में अगर रिलीज हुआ तो ही उस टाइम पे आप में नॉर्मल एग डेवलपमेंट होने का चांसेस होगा। इस हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से आप में पीसीओडी प्रॉब्लम है। यानी पीसीओडी प्रॉब्लम होने का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो तो लैप्रोस्कोपी के जरिए तो क्लियर नहीं हुआ, बस एक्सटर्नली जो भी आप में सिस्ट दिख रहे वो बस क्लियर हुआ। इंटरनली या हार्मोनल इम्बैलेंस और लंग ट्यूबरकुलोसिस से जो आपने गुजरे थे और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन डोमिनेंट स्टेट में आपके बॉडी में वैसे ही रहेगी। वो उस इन्फेक्शंस को और इस इम्बैलेंसेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। यानी जो लोग पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस या लंग ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करके ट्यूबल ब्लॉक्स होने के बावजूद भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए उस इन्फेक्शंस को क्लियर करने के बाद वो ब्लॉक्स खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आया केसेस हमारे क्लिनिक्स में है मैडम। हो सके तो आप एक बार drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए। ऐसे टीबी रिलेटेड इन्फेक्शंस को, पीसीओडी कंप्लेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद वो क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आया केसेस विद ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपको मिलेगी। ओके ओके ओके, रियली होप आपको सवाल का जवाब मिला हो। डॉक्टर, इन्होंने बात की थी लेप्रोस्कोपी की जी। इनफर्टिलिटी में ये लेप्रोस्कोपी का क्या रोल होता है, एग्जैक्टली क्या है ये लेप्रोस्कोपी? जनरली अगर देखा गया तो जो इनफर्टिलिटी में और लेप्रोस्कोपी जो पार्ट है दैट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है इट्स अ नेचुरल ट्रीटमेंट, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको रूट के जरिए यानी इंटरनल वो प्रॉब्लम आने का जो भी कॉज है उस कॉज को क्लियर करने का प्रोसीजर इज द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जब ये कॉलर अभी आपने को बताई थी कि पीसीओडी कंडीशंस था तो लैप्रोस्कोपी के जरिए उसको क्लियर करे थे। तो जब लैप्रोस्कोपी के जरिए इट्स एन सर्जिकल प्रोसीजर जो इंटरनली पेल्विक ऑर्गन्स को विजुअलाइजली देख के वहाँ पर कुछ ब्लॉक्स या वहाँ पर कुछ इन्फेक्शंस है तो उसको निकालने का एक वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। तो लैप्रोस्कोपी के जरिए जब सिस्ट दिख रहे वो सिस्ट को क्लियर कर देंगे तो एक्सटर्नली, तो इंटरनली वो आने का जो कॉज है वो तो क्लियर नहीं हुआ ना। सो वो कॉज वैसे रहे जब है तो रिपीटेडली वो प्रॉब्लम होने का चांसेस फिर से होंगे। लेकिन होम्योपैथी के जरिए जो भी सर्जिकल प्रोसीजर से वो होने का कोई ज़रूरत ही नहीं, यानी उसको ऑप्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो प्रॉब्लम होने का जो इंटरनल कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। जब वो ट्रीट होगा तो एक्सटर्नली जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे ट्यूबल ब्लॉक्स हो या पीसीओडी कंडीशंस हो वो आने का जो भी कॉज को जब दवाई के जरिए क्लियर हो जाएगा तो एक्सटर्नली जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और एक और कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं ज्वाइन। जल्दी से हम उनकी मसले को सुनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं डॉक्टर साहिबा उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। जी हमारे साथ इस वक्त कौन है? हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो मैडम, नमस्ते, मैं रेखा बोल रही हूँ। जी रेखा नमस्ते, फरमाइए कहाँ से हैं आप? मैं मोहनाथ भंजन से बोल रही हूँ। मैडम ऐसा है कि मेरा पीरियड सही नहीं आता है। जब मेडिसिन वगैरह लेती हूँ तो पीरियड आता है, नहीं तो नहीं आता है। और मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी 5 साल हो गई और अभी तक प्रेगनेंसी भी नहीं रुका है। डॉक्टर साहिबा यकीनन रेखा आपकी एज भी जानना चाह रही हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी एज 30 ईयर है। 30। हाँ, आप ये बता रहे थे कि बिना दवाई तो आपका पीरियड ही नहीं होता है। जो पहली बार आपको हुआ था वो दवाई के जरिए या नेचुरली हुआ था मैडम। ऐसा है कि जब मेडिसिन अभी लिया था मैंने तो हुआ था, उसके बाद से नहीं लिया तो भी एक बार हल्का सा ऐसे हुआ, उसके बाद से फिर खत्म हो गया। यानी पहली बार जब आपको महावारी हुई थी तब से ही आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है या शादी के बाद से ये प्रॉब्लम हो रहा है आप में? मैडम ये शादी के बाद से हो रहा है। शादी के बाद से हो रहा है, उससे पहले बिल्कुल ठीक ही रहता था? हाँ, उससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक था और रेगुलर आते भी था। हाँ, अच्छा। देखिए मैडम, टेस्ट वगैरह भी कराया तो अभी पीसीओडी का प्रॉब्लम थोड़ा सा आया। हाँ, देखिए जब आपका माहवारी ठीक से नहीं हो रहा है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आप में माहवारी ठीक से नहीं हो रही है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस है तब ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होगा तो पीसीओडी कंडीशंस भी आप में होगी। तो शादी के बाद से ही आप में ये प्रॉब्लम हो रहा है। यानी बहुत सारे फीमेल्स में शादी के बाद जो नए फैमिली में एडजस्ट होने के लिए जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकती है, वरना शादी के बाद जो रिपीटेड यूटीआई कंप्लेंट्स होती है उसकी वजह से भी इम्बैलेंसेस होके आप में पीरियड्स रेगुलरली नहीं हो रहे। ये जब से यानी ये 5 साल से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो या इन्फेक्शंस हो आप में तो कभी कोई दवाई नहीं लिया गया, बस हार्मोन्स लेके आप पीरियड लाने का
कोशिश करें। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इस इन्फेक्शंस को, इस हार्मोनल इम्बैलेंसेस को क्लियर कर सकते। जब ये इन्फेक्शंस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्लियर हो जाएगी तब आपका हेल्दी साइकिल्स होके, हेल्दी एग होके, हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा इंशाल्लाह। बढ़ाते प्रोग्राम को आगे, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शामिल हो चुके हैं, उनको लेते हैं जी। कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर जी, क्या नाम है आपका? तस्लीम है। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? तस्लीम। जी तस्लीम, कहाँ से हैं आप? जहराबाद से बात कर रही हूँ। तस्लीम फरमाइए। मेरे को मैडम से पूछना था, मेरे को सही ग्रिल्स नहीं हो रहा बोल के बोल रहे, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को 4 साल का एक लड़का है। जी तस्लीम, मैडम सुन रही हैं, डॉक्टर सरिता आपकी प्रॉब्लम सुन रही हैं, पूछिए उनसे। हाँ, आपका एग रिलीज नहीं हो रहा बताया ना मैडम। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी जब आपका एक लड़का है वो नेचुरली था या तब कुछ दवाई लिए थे आप? वो दवाओं के लिए, दवा खाने से हुआ था। या किस वजह के लिए आपने तब दवाई खाई थी? एग रिलीजिंग के लिए या माहवारी के लिए? नहीं, वो ऐसा कमर में दर्द हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, तो आपने दवाई ली है। बिना कोई दवाई आप में माहवारी ठीक से होती है क्या? हाँ मैडम, होती। अच्छा, देखिए आप ये बता रहे थे कि एग रिलीजिंग नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्या है? एग रिलीजिंग नहीं हो रहा यानी एग रिलीज होने के लिए जो हार्मोन्स यानी FSH LH हार्मोन्स यानी एग बढ़ाने के लिए, एग को रप्चर करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन्स आपके बॉडी में ठीक से आपके ग्रंथ से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये आप में एग रिलीजिंग नहीं हो रहा। पहली बार जब प्रेगनेंसी नहीं आई थी तो भी वो ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही आप में था, तब भी वो प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ, तो अभी भी आप वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं, यानी आपका कुछ स्ट्रेस के वजह से या इन्फेक्शंस के वजह से या आपके फैमिली टेंडेंसीज के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो सभी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके आपको होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के जरिए आपको दवाई मिलेगी। जब ये कॉज क्लियर हो जाएगा तब हेल्दी एग होके हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा आप में। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता, जो वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाई है डॉक्टर चैतन्य क्योर क्लिनिक से। और मैं तमाम नाजरीन को हम बता दें कि यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, आपके सवालात लिए जा रहे हैं और उनके मसले निकाले जा रहे हैं। उन्वान है हमारा यहाँ पर इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी से हवाले से, इनफर्टिलिटी के रिलेशन में जो भी सवाल आपके जहन में हो, आप ज़रूर डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सरिता, एक और सवाल पूछना हम चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमें एक ईमेल आई है जो पूछना चाह रहा है कि एज, एक औरत की एज कितनी अफेक्ट करती है इनफर्टिलिटी को? देखिए, अगर इनफर्टिलिटी के रिलेटेड, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर देखा गया है तो एज इज़ द मेन फैक्टर फॉर द फीमेल्स, यानी एज बॉन्ड्स उतना मेल की तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉजल स्टेजेस तक वन ऑफ द रीज़न, यानी मेनोपॉजल स्टेजेस जैसे ही एंटर हो रहे हैं या जैसे ही एज एडवांस हो जा रहे हैं, फीमेल्स की तरफ से प्रेगनेंसी होने के चांसेस डे बाय डे कम होते ही जाएगी। यानी जैसे 38, 39 ईयर्स या 40 ईयर्स। What exactly is the age like जिसमें जो कि एक औरत के लिए होती है कि प्रेगनेंसी होने के लिए तो फ्रॉम प्यूबर्टी, यानी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए अर्ली मैरिजेस इज नॉट एट ऑल करेक्ट, क्योंकि उस एजेस में यानी 21, 22 या टिल 25 ईयर्स ऑल्सो उतना फिजिकल मेच्योरिटी एज वेल एज मेंटल मेच्योरिटी उतना नहीं रहेगी, तो दैट इज द नॉट एज। प्रेगनेंसी तो आ जाएगी लेकिन उतना हेल्दी वो बच्चे के भी लिए नहीं है और फीमेल के लिए भी नहीं है। फ्रॉम 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स टिल 39, 38 ईयर्स तक भी हेल्दी प्रेगनेंसीज हो सकती है। 39, 40 ईयर्स जैसे ही एंटर हो जा रही है प्री मेनोपॉजल कंडीशंस, नॉर्मली फीमेल्स अटेन जैसे ही 39, 40 एजेस एंटर होते ही जा रहे हैं तो मेनोपॉजल स्टेजेस होने का चांसेस होगा, यानी पीरियड स्टॉप होने का स्टेजेस। जब पीरियड स्टॉप होने का स्टेजेस नेचुरली आ जा रही है तो उसको दवाई के जरिए तो कोई स्टॉप नहीं कर सकते, तब नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कंप्लीटली नील ही हो जाएंगे। यानी उस टाइम पे हार्मोन लेवल्स भी ज्यादा हो जाएगा, एग रिजर्व भी कम हो जाएगी, तो हेल्दी प्रेगनेंसी, नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस तो नहीं रहेगी। करेक्ट। डॉक्टर सरिता, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं जी ज्वाइन। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम नाजिया है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी नाजिया, बताएं, फरमाएं, क्या प्रॉब्लम है? जी, मेरी शादी को भी 2 साल हुए हैं और अभी तक प्रेगनेंसी नहीं पा रही है, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। हमने हर तरह के मतलब सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखे और सब नॉर्मल है, तो अभी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? यानी सब कुछ प्रेगनेंट जी? हाँ जी, और मेरे पीरियड भी बहुत रुक रुक कर आते हैं, मतलब 4 महीने बाद अभी मेरे आए थे, वो मैंने एक टैबलेट ली थी। अच्छा। तो उससे मेरे भी पीरियड्स आना स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, यानी आपको टैबलेट्स लिए तो ये आपको पीरियड होता है? जी जी। आपने आपका हस्बैंड का कभी टेस्ट करवाए थे क्या, सेमेन एनालिसिस का? हस्बैंड बिल्कुल परफेक्ट है। या और आपका ये जो प्रॉब्लम पीरियड्स में हो रही है तब कब से हो रहा है?
शादी के बाद या पहले से ही? नहीं, ये शादी के बाद मेरी हार्मोन्स में थोड़ी अनबैलेंस हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। वही शादी के बाद से ही आप में ये प्रॉब्लम चल रही है? अच्छा, शादी के बाद से प्रॉब्लम हुई। देखिए, जनरली आपका पीरियड्स जो रुक रहे आ रहे या दवाई लिए तो ही आप में पीरियड हो रही है ना। नॉर्मली 28 to 30 डेज में आपको पीरियड आना है, तो उसका रिलेटेड हार्मोन्स जो FSH, LH और प्रोलैक्टिन, E2 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, वो आपके बॉडी में रिलीज होना चाहिए। आप टैबलेट लिए तो ही हो रहा है ना, यही हार्मोन्स को सिंथेटिक टैबलेट्स के जरिए आप बॉडी में फुलफिल कर रहे हैं। तो आप बस विड्रॉल ब्लीडिंग ही आप में हो रही है, लेकिन ये नेचुरल हेल्दी साइकिल तो नहीं है जैसे सभी लोगों को आप आ रहे हैं। ये हार्मोन्स आपके बॉडी में क्यों रिलीज नहीं हो रहा है, उस कॉज को अगर अपन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए अगर क्लियर कर देंगे तो आप में ये प्रॉब्लम क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी साइकिल्स होके हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। ज़रूर इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ कॉजेस के लिए हम लोग डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक में ट्रीटमेंट देने के बाद ये प्रॉब्लम्स क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी साइकिल्स होकर हेल्दी प्रेगनेंसीज आए हुआ केसेस है, हो सके तो एक बार आप पूरा रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। जी, तस्लीम के बाद हम आते हैं प्रोग्राम को आगे, एक और कॉल को लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हम मेहर बात कर रहे हैं। हमारी एज 30 ईयर्स है जी, और हमारे शादी को 14 साल हो चुके हैं। 2001 में हमको प्रेगनेंसी रह चुकी है मेडिसिन लेने के बाद। उसके बाद कुछ एक्सीडेंट की वजह से अबॉर्शन हो गया था। अच्छा। और हमको एमसी रेगुलर नहीं है। ओरल जी मेडिसिन लेने के बाद हमको एमसी आती है और हम डॉक्टर चैतन्य हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर है आने के लिए? और मैडम मुझे शुगर भी है 4 साल से। इसके लिए प्लीज आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए जिसके लिए हम कॉल आज। हाँ मैडम, आपको जो 2001 में या कभी एक बार प्रेगनेंसी आपको हुई थी ना, तब भी आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं था क्या मैडम? नहीं, रेगुलर नहीं था। वो हमने वो इंजेक्शन लिए थे फॉलिकल। अच्छा, दवाई के जरिए आपको प्रेगनेंसी आई थी? हाँ, प्रेगनेंसी रह गई थी, 3 महीने हो गए थे। अच्छा, पॉजिटिव रिपोर्ट थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था मैडम। तो जब से 2001 से हमको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। अच्छा। और फॉलिकल्स नहीं बढ़ते मैडम। हम इंजेक्शन वगैरह भरपूर लिए उस फॉलिकल्स बढ़ाने के। हाँ। तो फॉलिकल्स नहीं बढ़ता है हमारा। अच्छा, देखिए, आप पहली बार भी दवाई के जरिए आपको प्रेगनेंसी आई थी और वो प्रॉब्लम अभी तक वैसे ही है, तो ही आपको हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, यानी फॉलिकल्स नहीं बढ़ रहा या पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहा है, उसका हार्मोन्स का इम्बैलेंस अगर यानी आपके ओवरीज और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन्स नॉर्मली रिलीज होना चाहिए। ये हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहा तो आपको हेल्दी साइकिल्स भी नहीं आ रहा और हेल्दी एग भी नहीं बढ़ रहे, तो प्रेगनेंसी आप में नहीं हो रहे। इसके लिए ज़रूर हमारा डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक में ट्रीटमेंट है। हो सके तो आपका हमारा सभी ब्रांचेस से आप नीचे स्क्रॉल पर भी आपको चल रहा है, वहाँ पर जाके कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको पास पड़ेगी, वरना ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आपको हमारा क्लिनिक्स में है। करेक्ट, राइट। 0402331380 या फिर 0402331380 पर हम यहाँ पर कॉल्स ले रहे हैं। डॉक्टर साहिबा से लाइव ऑन एयर आप अपने सवालात पूछ रहे हैं। इनफर्टिलिटी है आज का टॉपिक, इनफर्टिलिटी है आज का मौजू। एक और कॉल को हम जल्दी से शामिल करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं सना बात कर रही हूँ कर्नाटका से। जी मैं सना बात कर रही हूँ कर्नाटका से। जी, कर्नाटका से मैं सना इस वक्त है। खुशामदीद, बताएं, फरमाएं क्या प्रॉब्लम है? जी, मेरी शादी होके 2 साल हो गए हैं और अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। एंड मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल्स हैं और मेरे हस्बैंड के भी सारे टेस्ट नॉर्मल है। एंड डॉक्टर को अगर दूसरे डॉक्टर को कंसीव करने जाओ तो वो लोग कंसल्ट करने जाओ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, लाइक सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, बस यही बोल रहे हैं वो लोग। जी, यानी आपका माहवारी भी बिल्कुल ठीक है, बिना कोई दवाई, और एक भी ठीक से हो रही है? आपने ट्यूब का टेस्ट कुछ करवाया? नहीं, मेरी माहवारी 30 to 35 डेज के अंदर हो जाती है। ऐसा साइकिल मेरा 35 डेज का है। जी, एग रिलीजिंग टेस्ट आपने करवाए थे क्या? नॉर्मल? जी हाँ, करेक्ट है। ट्यूब्स का टेस्ट कुछ करवाया आप? जी हाँ, दोनों ट्यूब्स। और आपके हस्बैंड का भी काउंट नॉर्मली है? जी। कितना है? 60 मिलियन है क्या मैडम? जी हाँ। अच्छा, देखिए, जब आपके तरफ से सब कुछ ठीक है और आपके हस्बैंड के तरफ से सब कुछ काउंट और सब कुछ ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है ना, आपके दोनों तरफ से कुछ अनहेल्दी कंडीशंस, यानी जो आप में जो एग हो रही है और आपके हस्बैंड का जो स्पर्म हो रही है, जो नेचुरल कंसेप्शन होने के लिए उतना हेल्दी कंडीशंस नहीं है, इस वजह के लिए आप में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मेनली वो अनहेल्दी कंडीशंस जो स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक कॉजेस या टॉर्च जैसे वायरल इन्फेक्शंस,
मेनली टॉर्च 10 में ये वायरल इन्फेक्शन होगा जैसे रूबेला वायरस या टॉक्सोप्लाज्मा या हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस या साइटोमेगाला वायरस। ये वायरसेस रहने की वजह से भी उतना हेल्दीनेस नहीं होगा जैसे नेचुरल कंसेप्शन होगी। ये इन अनहेल्दी कंडीशंस और ये इन्फेक्शंस अगर क्लियर हुआ तो ही आपको हेल्दी प्रेगनेंसीज होने का चांसेस होगा। जो आप जहाँ पर आपने ट्रीटमेंट लेने का कोशिश करे वहाँ पर ये इन्फेक्शंस के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इन्फेक्शंस रहने की वजह से ही आप में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को हमारे क्लिनिक्स में हम लोग ट्रीटमेंट देने के बाद ये इन्फेक्शंस क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस मोर देन 80% तक है। हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर आदाब डॉक्टर चल रहा है। डॉक्टर सरिता इस वक्त हमारे साथ जी हाँ मौजूद हैं। डॉक्टर चैतन्या स्क्योर क्लिनिक से वो तशरीफ़ लेकर आई हैं और ये वो नंबर्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम्स डॉक्टर सरिता से डिस्कस कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं आपको उन सवालों का जवाब देने का। डॉक्टर सरिता, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं शामिल, आपसे कुछ और पूछने के लिए, जानने के लिए। जी इस वक्त कौन है हमारे साथ? हेलो, गुड इवनिंग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ, अभी मैंने बात की थी 10 दिन पहले, डॉक्टर साहब से पूरी बात नहीं हो पाई थी जी। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 27 साल है जी। 3 साल शादी के हो चुके हैं। ओके। धनी में पहले टीवी थी, उसका इलाज पूरा हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया तुम्हारे ट्यूब ब्लॉक है, तो दोनों ट्यूब खोले गए, एक तो खराब हो चुका है और एक सही है। और फिर बताया कि तुम्हारे अंडे नहीं बन रहे, उसका भी इलाज हो गया है। अंडे बन रहे हैं, फूट रहे, फिर भी माँ नहीं बन पा रहे, मतलब और थायराइड भी है मेरे। अच्छा, आपने ट्यूबल ब्लॉक के लिए लैप्रोस्कोपी करवाई थी क्या? जी जी। आप ट्यूब्स खुल गया क्या मैडम? जी, ट्यूब खुल चुके हैं। एक डॉक्टर उल्टी तरफ का मतलब खराब हो चुका है। अच्छा, एक तरफ का ट्यूब डैमेज हो चुका है और आपका अभी एक भी नहीं बन रहा है। और आपका माहवारी कैसी होती है, नेचुरली होता है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल महीना मेरा सही आता था। अच्छा ये अच्छा। अगस्त में महीना आया था तो वो अंडे की जांच हुई थी। अच्छा। और जिसमें डॉक्टर ने 7वें दिन से। अच्छा, एक नहीं बन रहा। देखिए मैडम, एक ये प्रॉब्लम है कि जब आपका ट्यूब्स ब्लॉक है, यानी ब्लॉक होने का जो रीजन है या जो वजह है, यानी इंटरनल अनहेल्दी कंडीशंस जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस डोमिनेंट हो या प्रेजेंट हो या पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस हो, उस वजह के लिए आप पे ट्यूबल ब्लॉक्स होगी। तो लैप्रोस्कोपी के जरिए आप ट्यूब्स खुलने का कोशिश कर रहे थे, एक ट्यूब तो खुल गया लेकिन फिर भी एक ट्यूब तो ब्लॉक है। लेकिन एक्सटर्नली वो ब्लॉक खुलने के बावजूद भी इंटरनली वो इन्फेक्शंस वैसे ही होगी। उस वजह के लिए आप में हेल्दी एग्स भी नहीं हो रहा है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इन्फेक्शंस रहने की वजह से आप में हेल्दी एग्स नहीं हो रही है। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए यानी विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, और अभी आपका एक ट्यूब आप में जो डैमेज है उस ट्यूब को भी ट्रीटमेंट के जरिए खोल सकते हैं, यानी इंटरनल हिडन इन्फेक्शंस को दवाई के जरिए क्लियर करने के बाद आप में जो भी एग आएगी वो हेल्दी होगा, तब आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगी। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए हमारे क्लिनिक्स में मोर देन 80% तक एश्योरेंस भी है। हो सके तो एक बार आप drchaitanyas.com का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिए मैडम, इस रिलेटेड केसेस का आपको ओरिजिनल रिपोर्ट्स मिलेगी उसमें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आदाब डॉक्टर प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर सरिता इजाज़त हो तो हम एक ईमेल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इनका नाम है दीपाली और इनकी उम्र है 30 साल। 5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। पिछले 7 महीने से इनका इनफर्टिलिटी को लेकर ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर्स कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी से ये सफ़र कर रही हैं। साथ ही साथ ये टर्मिनोलॉजी IVF के बारे में भी कुछ जानना चाह रही हैं आपसे। देखिए, जब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जैसे इससे पहले भी अपन बात कर चुके थे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी कुछ ना कुछ कॉजेस तो रहेगी, उस वजह के लिए वो हेल्दी प्रेगनेंसी यानी नेचुरल कंसेप्शन ट्राई करने के बावजूद भी नहीं हो रहा, यानी IVF यानी दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड से आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी IVF इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, फीमेल्स के तरफ से एक के बदले में 2-3 एग्स आने के लिए इंजेक्शंस देके वो एग्स पिक करते हैं और जी आर्टिफिशियली, और मेल्स के तरफ से जो भी स्पर्म्स चाहे वो नॉर्मल हो या चाहे वो कम हो, उसमें से सेलेक्टेड स्पर्म्स लेके एग लेके और स्पर्म्स लेके बाहर फर्टिलाइज करके वो फर्टिलाइज किया हुआ एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करते। यानी जब नॉर्मल कंडीशंस बॉडी में, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी को करने का जो नॉर्मल कंडीशंस बॉडी में नहीं है, तब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के जरिए बाहर फर्टिलाइज करके फिर भी वो फर्टिलाइज्ड हुआ एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करने के बावजूद भी वो कंडीशंस जो नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए जो स्टॉप कर रहे हैं वो कंडीशंस तो वैसे ही होगी ना। वो कंडीशंस वैसे रहने की वजह से ये IVF करने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं होगा। अगर सक्सेस भी हुआ तो जो नेचुरल कंसेप्शंस नहीं आने का जो वजह है वो वजह ही वैसे ही नेक्स्ट जनरेशंस को भी जाएगी, यानी हेल्दी फीटर्स, हेल्दी जनरेशंस
लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए उनमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहे, अगर इरेगुलरिटीज है तो इरेगुलरिटी क्यों है, अगर प्रेगनेंसीज नहीं आ रहे तो वो कॉज क्या है, वो अनहेल्दी कंडीशंस क्या है, उसको क्लियर करते हैं दवाई के जरिए। जब विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल मेथड्स नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। सो प्रोबेबली जैसे आपने बात किया, इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। दीपाली, उम्मीद करते सवाल का आपको जवाब मिल चुका है। एक कॉल जल्दी से शामिल करते हैं। जी आदाब डॉक्टर। नमस्ते मैडम, मैडम 35 इयर्स ओल्ड है मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम प्लीज बताएं। हाँ, मैं आरती साहू बोल रही हूँ मुंबई से। ओके जी। मेरे को 38 इयर्स ओल्ड है जी। तो बच्चा नहीं हो रहा है, एंड्रोमाइसिस है यूट्रस में और मायोमा भी है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस, बहुत पेन होता है। अच्छा, अभी पेन हो रहा है। और आपका शादी हो गया? एंड्रोमाइसिस है, यूट्रस का दीवार मोटा है। अच्छा। और मायोमा भी है, ट्यूमर भी है यूट्रस में। अच्छा, देखिए मैडम, जब मायोमा है, मायोमा हो भी अपने आप तो नहीं होगा, मायोमा होने का भी यानी रीजंस होगा, यानी E2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन हाइपर स्टिमुलेशन में अगर हो तो ही ये मायोमा डेवलपमेंट्स या ट्यूमर डेवलपमेंट्स आप में होगी। एक्सटर्नली ये फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये कॉजेस क्लियर हुआ तो ही आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस है। रही बात आपका एज, 38 इयर्स ऑफ एज में आपका साइकिल्स रेगुलर होने के बावजूद भी आप में किस हद तक हार्मोन्स किस हद तक वो सपोर्ट करे आपको हेल्दी ओव्यूलेशन होने के लिए, वो देखने के बाद आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए वो कॉजेस को क्लियर कर सकते हैं। यानी ये मायोमास के लिए, एंडोमेट्रियोसिस जैसे कंप्लेंट के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। ये कॉजेस आने का जो भी रूट कॉज है, उस कॉजेस को ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करते। ये कॉजेस क्लियर होने के बाद ये मायोमा भी अपने आप पिघल जाएगी, एंडोमेट्रियोसिस भी क्लियर होकर हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। ओके। एक और कॉलर को लेते हैं। जी हमारे साथ कौन है इस वक्त? आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उज़मा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप कॉल कर रही? हैदराबाद से। जी बताइए क्या मेरा क्वेश्चन है आपका? कि मेरे पीरियड्स डे के पहले दिन मेरे को पेट में बहुत दर्द होता है और राइट साइड बैक पेन बहुत होता है और मोशंस भी आते हैं कभी कभी। आपका बस मेरी शादी होकर 1.5 साल हो गया है। मेरे ख्याल में बड़ी आम प्रॉब्लम है ये। जी, PMS कंप्लेंट। आपका बस यही प्रॉब्लम है क्या कि दर्द होता है और बाकी कुछ इरेगुलरिटीज या कुछ अदर प्रॉब्लम्स है क्या? प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये हमें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पूछना, लेकिन पेन हो रहा है क्यों होता है और वैसे टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए मैडम, ये जनरली फीमेल्स में वो पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होती है उसके वजह के लिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स बोलते हैं इसको, यानी डिस्मेनोरिया पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, जो मोशंस आप बता रहे, ये हर एक फीमेल में हर एक तरीका का कंप्लेंट हो सकते हैं। यानी ये सिवियरिटी ऑफ द कॉज, यानी ये कॉज अगर ये प्रॉब्लम अगर ज़्यादा ही है तो इस कॉजेस को यानी कम्प्लीटली ये नील होने का तो चांसेस नहीं होगा, लेकिन जितना सिवियरिटी आप फेस कर रहे हो उतना वो सिवियरिटी को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। यानी वो हार्मोनल चेंजेस, अगर इन्फेक्शंस या सिस्टिक कंडीशंस रहने की वजह से भी ये पेन हो सकती है, उसको ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, या थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया और उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम का जवाब आपको मिला हो। डॉक्टर सरिता, एक और सवाल हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कब एक कपल को कोशिशें करने के बाद जब उन्हें नाकामी मिले, औलाद नहीं उन्हें नसीब हो रही है, तो व्हेन इज़ द हाई टाइम कि उन्हें फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को? जनरली एक कपल शादी होते ही साथ 1 मंथ ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आए बोल के वो टेंशन लेके डॉक्टर्स के इमीडिएटली कंसल्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली 1.5 ईयर के बाद, यानी शादी होने के बाद मैक्सिमम 1.5 ईयर तक भी विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कोई बैरियर जैसे टैबलेट्स के यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इंट्रा-यूट्राइन डिवाइसेस कोई भी नहीं यूज़ करके रेगुलरली प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई करने के बावजूद भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं आ रहे तो दे कैन कंसल्ट द डॉक्टर्स। लेकिन जब स्टार्टिंग से उनमें इरेगुलरिटीज़ जैसे पता चल रहा है या मेल्स में कुछ अदर कंप्लेंट्स, अगर वीकनेस कंप्लेंट्स अगर कुछ है तो स्टार्टिंग में यानी ट्राई करने के बावजूद नहीं, पहले ही अगर इस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स अगर उनमें है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन रेगुलरली सब कुछ ठीक है तो 1.5 ईयर ट्राई करने के बाद अगर कंसल्ट करें तो वो ठीक रहेगा। राइट, आपने मेल इनफर्टिलिटी की थोड़ी सी बात यहाँ पे की थी, कौन से फैक्टर्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं? जनरली देखिए, जैसे फीमेल्स को प्रेगनेंसी आने के लिए फीमेल्स की तरफ से पीरियड्स रेगुलर रहना ज़रूरी है, वैसे मेल्स में भी स्पर्म काउंट, यानी फीमेल्स की तरफ से पीरियड्स अगर रेगुलर हो तो ही
है एग रिलीजिंग जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। जैसे मेल्स में स्पर्म काउंट यानी 60 मिलियन काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी विदाउट एनी इन्फेक्शंस अगर मेल्स की तरफ हो तो शायद ही उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी ये सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इंटरनल मेल्स के तरफ से भी कुछ इंटरनल हिडन इन्फेक्शंस या फैमिली कैरी ओवर कॉजेस कुछ रहने की वजह से भी शायद उतना हेल्दी प्रेगनेंसीज नहीं हो सकते। लेकिन प्राइमरीली उनमें स्पर्म काउंट नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। राइट एक और हमारे पास ईमेल आया है, हमें आप ईमेल भी जी हाँ लाइव कॉल्स के साथ साथ कर सकते हैं और आपका ईमेल एड्रेस भी हम थोड़ी देर में बताएंगे। हमारे पास एक और ईमेल आया है जो कहती है वो इरेगुलर मेंसेस से गुजर रही हैं। 39 उन्होंने अपनी उम्र बताई है और वो कहती है पिछले 8 महीने से उनके ये इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, साथ ही साथ हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है। 3 उनके बच्चे हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगी कि क्यों ये इरेगुलर पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग हो रही है? 39 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने अपनी बताई है। देखिए अपने आप ये भी बता रहे थे कि 39 ईयर्स ऑफ एज है और बच्चे भी है और बस ये प्रॉब्लम बस 8 to 9 मंथ से ये हो रहा है। यानी जैसे ही 39-38 ईयर्स एंटर जैसे पास होते ही जा रहे तब मेनोपॉजल स्टेजेस प्री मेनोपॉजल स्टेजेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकती है। इनफैक्ट एक और हमारे पास ईमेल आया था जो ये मेनोपॉज के बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। जी मेनोपॉज यानी नॉर्मली जब पीरियड स्टॉप फीमेल्स में मेनोपॉज इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एजेस यानी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। मेनोपॉजल कंडीशंस या मेनोपॉजल स्टेजेस फीमेल्स में जैसे 39-40 ईयर्स ऑफ एजेस में हो सकते हैं। तो इस एज जैसे ही पास होते थोड़े लोगों में क्या होगा प्री मेनोपॉजल स्टेजेस यानी अर्ली मेनोपॉजल स्टेज यानी जैसे 36-37 ईयर्स एजेस भी हो रहा है तब भी इरेगुलरिटीज स्टार्ट होती है। इनमें ये प्रॉब्लम बस 8 मंथ से जब हो रही है यानी इरेगुलरिटीज जब हो रहा है यानी मेनोपॉजल स्टेजेस की वजह से ही शायद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रहा है या इरेगुलरिटीज हो रहा है। पीरियड नहीं आए बोल के या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है बोल के कोई सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए। दिट इज़ अ नेचुरल कॉल यानी नेचुरली ये इरेगुलरिटीज होके फिर स्टॉप हो जाएगी। तो प्रोबेबली आप ये कहेंगे देयर इज नथिंग टू वरी, ये मेनोपॉज दैट इज अ मेनोपॉजल प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम्स। उम्मीद करते हैं आपको इस ईमेल में जो आपने भेजा था सवाल पूछा था डॉक्टर सरिता ने आपको जवाब दिया है और आपको आराम मिला हो। जी डॉक्टर सरिता ऑन दिस नोट हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और बहुत आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे वक्त निकाल कर पर आप आई और यहाँ पर तमाम हमारे कॉलर्स के मसलों का हल निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी आपसे हम यहीं पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।